सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 13th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 4th वीडियो है, जिसमें कि हम इक्विटी शेयर्स के डिसएडवांटेजेस को जानने वाले हैं। एंड गाइज, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब कि इक्विटी शेयर्स का डिसएडवांटेज क्या होता है। इससे पहले हमने इक्विटी शेयर्स के एडवांटेज को जाना कंपनी के व्यू पॉइंट से एंड इक्विटी शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट से। इन द सेम मैनर हम इक्विटी शेयर्स के डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे फ्रॉम बोथ द व्यू पॉइंट्स, जो कि है फ्रॉम कंपनीज व्यू पॉइंट एंड फ्रॉम शेयर होल्डर्स व्यू पॉइंट। सबसे पहले आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कंपनी के हिसाब से इक्विटी शेयर क्यों डिसएडवांटेजेस है। सो जो पहला पॉइंट आता है वो है बैड यूसेज ऑफ पावर। सो बैड यूसेज ऑफ पावर क्या कहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल ओवर बिजनेस प्रोसीडिंग्स, बट सम शेयर होल्डर्स में यूज दिस पावर्स नेगेटिवली। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं तो हमें बिजनेस का पावर मिलता है, हमें बिजनेस का ओनरशिप सही मायने में मिलता है। सो ये बिजनेस का ओनरशिप जो है ये जरूरी नहीं है कि सब इसको सही तरीके से ही यूज करें। कुछ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो कि इस ओनरशिप या फिर इस पावर को गलत तरीके से यूज करें। तो अगर वो अपने शेयर होल्डर के पावर को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो ये कंपनी के लिए हानिकारक है, ये कंपनी को डिसएडवांटेज पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन। द कैपिटल ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट रिफंडेड टिल डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। सो इफ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल इज नॉट डन, इट मे रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन व्हिच मे अफेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फर्म। अब देखिए, बिजनेस में सब कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट में होना चाहिए। कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड कोई भी चीज बहुत कम नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज बहुत ज्यादा है ये भी फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है एंड कोई भी चीज बहुत कम है ये भी फर्म के लिए बहुत डिसएडवांटेजियस है। सो इन द सेम वे, बहुत ज्यादा कैपिटल एंड बहुत कम कैपिटल दोनों ही फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। अगर बहुत कम कैपिटल है सो फर्म तो अपना बिजनेस ठीक से कर पाएगा ही नहीं, और अगर बहुत ज्यादा कैपिटल है सो इसकी वजह से जो है फर्म में एक कामचोरी सी आ जाती है। फर्म में जो कामचोरी आती है ये फर्म को डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली जरूर अफेक्ट करता है। सो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो कैपिटल है वो तभी रीपे किया जाता है जब डिसॉल्व हो रहा हो फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, 2-3 साल तक बिजनेस करते गए, 2-3 साल में आपके कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स आते गए आते गए आते गए आते गए। सो क्योंकि वो शेयर होल्डर्स आ रहे हैं एंड वो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है। सो इक्विटी शेयर होल्डर होने के कारण उनका कैपिटल जो है वो ऐड होता ही रहेगा होता ही रहेगा होता ही रहेगा, एंड उनका जो कैपिटल का रीपेमेंट है वो भी आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपका फर्म डिसॉल्व ना हो। सो जानबूझ के तो कोई अपना फर्म डिसॉल्व करता नहीं है, फर्म तो खुद डिसॉल्व हो जाता है। सो आपका फर्म डिसॉल्व हो नहीं रहा है, आपके कंपनी में जो है कैपिटल का एडिशन होते ही जा रहा है होते ही जा रहा है होते ही जा रहा है, आप उस कैपिटल को ना ही यूज कर पा रहे हैं ना ही आप रिफंड कर पा रहे हैं। तो वो कैपिटल क्या होगा, सैचुरेट कर जाएगा, एक जगह पे जमा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैपिटल हो जाएगा। सो बहुत ज्यादा कैपिटल हो जाना ये बहुत हानिकारक है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल हो जाने की वजह से बिजनेस जो है वो कामचोरी पे उतर आता है, बिजनेस में बहुत कामचोरी होने लग जाती है। सो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर्स की वजह से कैपिटल में एडिशन होता ही रहता है होता ही रहता है होता ही रहता है। तो ये जो कैपिटल का एडिशन होते रहना ये बिजनेस फर्म को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज हायर एज कंपेयर टू इशू ऑफ एनी अदर शेयर्स। Companies have to incur considerable amount of charges for issuing equity shares such as publicity, advertising and other expenses। अब देखिए, शेयर्स जो इशू होते हैं वो फ्री में इशू नहीं हो जाते हैं। शेयर्स को इशू करने के लिए बिजनेस फर्म को खर्चा
भी अच्छा खासा करना पड़ता है। सो ये जो खर्चा ये बहुत टाइप का होता है। आपको अपना एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा, आपको जो है कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा, आपको जो है एडवर्टाइजिंग के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये जो खर्चा है ये इक्विटी शेयर्स के केस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने में उतना फर्म का खर्चा नहीं होता है जितना कि इक्विटी शेयर्स में होता है। सो क्योंकि इक्विटी शेयर्स में फर्म का खर्चा ज्यादा होता है, तो ज्यादा खर्चा होने की वजह से ये बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजेस साबित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स मोर देन द शेयर कैपिटल। अब इसमें क्या हो जाता है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। मान के चलिए आपको चाहिए 50 लाख रुपया एंड आपके पास शेयर कैपिटल है 20 लाख रुपया। सो हमने क्या पढ़ा कि हम सिर्फ अपने शेयर कैपिटल तक का ही इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ 20 लाख रुपया तक का ही इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। 20 लाख रुपया का बाद जो भी पैसा हमें चाहिए वो हमें किसी और सोर्स के द्वारा मंगवाना पड़ेगा। सो क्योंकि हमें वो किसी और सोर्स के द्वारा मंगवाना पड़ेगा तो वो काफी झंझट भरा एंड काफी सर दर्द से भरा और काफी खर्चीला प्रोसेस भी हो सकता है। तो अगर हम सारे के सारे कैपिटल को इक्विटी शेयर्स के थ्रू ला पाते तो ये हमारे लिए ज्यादा एडवांटेजेस होता। बट क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज ही होगा कि हम क्योंकि सिर्फ अपने शेयर कैपिटल जितना ही कैपिटल इक्विटी शेयर्स के थ्रू ला पा रहे हैं, बाकी का कैपिटल हमें कहीं और से जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज ही होगा। अब हम आएंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि एक शेयर होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर्स क्यों डिसएडवांटेजेस है। सो जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि इन केस द कंपनी इनकर्स लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेन एनीथिंग। अब अगर कंपनी लॉस खा रही है तो लॉस खाने की वजह से वो डिविडेंड का अमाउंट नहीं दे पा रही है। सो क्योंकि वो डिविडेंड का अमाउंट अगर दे ही नहीं पा रही है तो जो शेयर होल्डर है उसका कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा हुआ। तो ये तो एक तरीके का डिसएडवांटेज ही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज अनसर्टेन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो इनकम शेयर्स के थ्रू होती है वो किस तरीके से होती है, डिविडेंड के थ्रू से होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स में मिलता है वो प्रॉफिट के ऊपर मिलता है। प्रॉफिट जितना होगा इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड उसी हिसाब से मिलेगा। तो क्योंकि प्रॉफिट हर साल फ्लक्चुएट करते हैं, किसी साल ज्यादा प्रॉफिट होता है, किसी साल कम होता है, तो किसी साल होता ही नहीं है। सो ये जो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है ये डिविडेंड में भी फ्लक्चुएशन देता है। तो इक्विटी शेयर्स के केस में वो जो हमें इनकम हो रही है डिविडेंड के फॉर्म में वो अनसर्टेन है। वो हो सकता है कि एक साल हमें एक अमाउंट मिले, नेक्स्ट साल हमें दूसरा अमाउंट मिले। सो ये जो अनसर्टेनिटी है उस अमाउंट का जो कि हमें मिलेगा ये अच्छा खासा इंपैक्ट डालती है। अब ये कैसे डालती है इसको समझिए। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान के चलिए आपको एक साल में 20 लाख रुपया डिविडेंड मिला, नेक्स्ट ईयर में 10 लाख मिला, उससे अगले साल में 5 लाख मिला, फिर उसके अगले साल में 11 लाख मिला। सो ये जो डिविडेंड का अमाउंट जो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ये डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका कितना अमाउंट आपको मिलेगा। सो आपको जब आप अपना डिविडेंड का अमाउंट ही नहीं मालूम है तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे। सो ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजेस ही होगा। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इनकम ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड ओनली व्हेन द मैनेजमेंट डिसाइड्स। इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स दैट इट विल नॉट पे द अमाउंट ऑफ डिविडेंड देन दिस इंपोजेस एज अ डिसएडवांटेज टू द शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस फर्म में इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड पे होगा कि नहीं होगा, इसका राइट जो है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होता है। डिविडेंड पेमेंट होगा कि नहीं होगा ये वही डिसाइड करते हैं। सो क्योंकि ये वही डिसाइड करते हैं तो ये उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। सो उनका मूड कैसा है यही अगर डिसाइड करने लगा कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है तो फिर ये तो शेयर होल्डर के लिए डिसएडवांटेज ही होगा। मान के चलिए अगर आपके बिजनेस फर्म ने इस साल प्रॉफिट भी अर्न किया बट फिर भी आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने ये कहा कि नहीं हम डिविडेंड नहीं देंगे, तो ऐसे केस में फिर आपका फायदा ही क्या हुआ इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कैपिटल रीपेमेंट इज डन ओनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो द कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर गेट्स स्टक। तो अब देखिए कैपिटल का रीपेमेंट जो है वो इक्विटी शेयर्स में तभी होता है जब फर्म डिसॉल्व हो रहा हो, मतलब जब फर्म बंद हो रहा हो। सो अगर आपने बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट कर दिया है, सो बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट कर देने की वजह से आपका कैपिटल जो है वो कंपनी के कैपिटल में ऐड हो चुका है। बट अगर आपको कभी वो कैपिटल निकालना हुआ या फिर वो कैपिटल आपको वापस चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो कैपिटल आपको तभी मिलेगा जब फर्म डिसॉल्व करेगी। सो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपका कैपिटल फंस गया है। तो अगर आपका कैपिटल फंस गया है तो क्या ये आपके लिए डिसएडवांटेजेस नहीं हुआ?
अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट। ये प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंसेस, ये जो दो चीजें हैं यही इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को डिफरेंशिएट करती है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, उनको किसी भी टाइप का प्रेफरेंस कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता है। उनका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो पे होगा कि नहीं होगा ये भी कंपनी ही डिसाइड करती है। उनका जो डिविडेंड है वो सबसे लास्ट में दिया जाएगा। उनका जो कैपिटल का रीपेमेंट है वो भी डिसोल्यूशन के समय ही दिया जाएगा और सबसे लास्ट में दिया जाएगा। सो अगर एक इक्विटी शेयर होल्डर जो कि कंपनी का ओनर है, वो ओनर होने के बावजूद भी उसके साथ अगर इस तरीके का बिहेवियर होता है, सो क्या ये एक शेयर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजेस नहीं है? सो गाइस, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।